Let's discuss blunt trauma to eye. That is one of the previous questions of ophthalmology. यह आया था 2013 के यूनिवर्सिटी पेपर में. सो इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे. फर्स्ट हेडिंग होगी इंजरीज कॉज्ड, सेकेंड मोड्स ऑफ ट्रॉमा, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस ऑफ ब्लंट ट्रॉमा, देन फोर्थ लीजन्स ऑफ क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, देन ओपन ग्लोब इंजरीज आएंगी उसके बाद, फिफ्थ ओपन ग्लोब इंजरीज होगी, देन सिक्स्थ होगा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर लीजन्स बाय ब्लंट ट्रॉमा. तो ये 6 हेडिंग्स में हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. इंजरीज जो कॉज होती है ना ब्लंट ट्रॉमा से, वो कौन कौन सी हो सकती है. एक होता है क्लोज ग्लोब इंजरी, तो उसमें दो चीज़ें आ सकती है, कंटूजन एंड लैमेलर लेसरेशन. कंटूजन मीन्स क्लोज ग्लोब इंजरी जो कि ब्लंट ट्रॉमा से रिजल्ट करती है और डैमेज साइट ऑफ इम्पैक्ट पे या डिस्टेंट साइट पे हो सकता है. क्लोज्ड ग्लोब इंजरी क्या होती है, वो होती है जिसमें आई वॉल मीन्स स्क्लेरा और कॉर्निया का पूरा फुल थिकनेस वॉन्ड नहीं होता है, पर इंट्राओक्यूलर डैमेज होता है उसमें. सो क्लोज्ड ग्लोब इंजरी में सेकेंड है लैमेलर लेसरेशन. ये क्लोज्ड ग्लोब इंजरी होती है जिसमें पार्शियल थिकनेस वॉन्ड हो जाता है आई वॉल का, और ये एक शार्प ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा से भी हो सकता है. नाउ सेकेंड ओपन ग्लोब इंजरी होती है ब्लंट ट्रॉमा से. ओपन ग्लोब इंजरी में मेनली ग्लोब रप्चर होता है. ओपन ग्लोब इंजरी होती क्या है, ये एक फुल थिकनेस वॉन्ड होता है स्क्लेरा या कॉर्निया का या दोनों का ही, और इसमें रप्चर और लेसरेशन ऑफ आई वॉल इंक्लूडेड होता है. लेकिन जो स्पेशली ब्लंट ट्रॉमा से ओपन ग्लोब वाली इंजरी होती है वो सिर्फ रप्चर वाली होती है, और रप्चर मीन्स फुल थिकनेस वॉन्ड होता है आई वॉल का जो कि ब्लंट ट्रॉमा के इम्पैक्ट से होता है, और वुंड क्यों होता है, मार्केटली रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर के कारण होता है, इनसाइड आउट इंजरी मैकेनिज्म से. नाउ थर्ड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर इंजरीज भी हो सकती है ब्लंट ट्रॉमा से. नाउ मोड्स ऑफ ट्रॉमा क्या होते हैं, ब्लंट ट्रॉमा के मोड्स क्या होते हैं. एक तो डायरेक्ट ब्लो टू आई बॉल होता है, फिस्ट से हो सकता है, मिट्टी से, टेनिस या क्रिकेट या दूसरी बॉल से हो सकता है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है जैसे कि स्टिक्स और बिग स्टोन्स से. सेकेंड एक्सीडेंटल ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है आई बॉल में. वो कैसे हो सकता है, रोड साइड एक्सीडेंट से, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट से, या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स की इंजरीज से, मशीन से, या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट्स पे अगर कुछ पर्सन गिर जाता है उसके ऊपर प्रोजेक्टिंग ब्लंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उससे हो सकता है. ना थर्ड मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस ऑफ ब्लंट ट्रॉमा क्या होते हैं. तो इसके कई मैकेनिज्म्स होते हैं, 5 हेडिंग्स में इसको देखेंगे हम. पहला होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोब. तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ग्लोब पे, वो मैक्सिमम डैमेज प्रोड्यूस करता है उस पॉइंट पे जहाँ पे ब्लो रिसीव होता है. तो ये फिगर 18.2 में दिया है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ये ए वाली फिगर में दिया है. तो इस तरीके से होता है. नेक्स्ट सेकेंड कंप्रेशन वेव फोर्स होता है. कंप्रेशन वेव फोर्स बी में दिया है, इससे होता है. तो कंप्रेशन वेव फोर्स में ना ट्रांसमिट होता है फ्लूइड कंटेंट्स सारे डायरेक्शंस में, और एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को स्ट्राइक करता है, वो आइरिस लेंस डायफ्राम को पोस्टीरियरली पुश करता है, और रेटिना को भी स्ट्राइक करता है, रेटिना और कोरॉइड को. तो इससे क्या होता है कि कंसिडरेबल डैमेज हो सकता है. मैक्सिमम डैमेज उस पॉइंट पे होता है जो कि एक्चुअल प्लेस से बहुत दूर है, इम्पैक्ट के एक्चुअल प्लेस ऑफ इम्पैक्ट से दूर वाले पॉइंट पे भी मैक्सिमम डैमेज होता है. इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रीकूप डैमेज, इस फिनोमिना को. नाउ थर्ड रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन वेव फोर्स से हो सकता है डैमेज. थर्ड मैकेनिक्स ये है. फोर्थ रिबॉइंट कंप्रेशन वेव फोर्स है, एंड फिफ्थ इनडायरेक्ट फोर्स. तो रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन वेव फोर्स से कैसे हो सकता है, जब वो आउटर कोर्स में स्ट्राइक करता है ना, तो कंप्रेशन वेव्स रिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स पोस्टीरियर पोल, और वो फोवियल डैमेज कॉज कर सकते हैं. तो ये सी वाले फिगर में दिया था, ये रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन वेव. नाउ फोर्थ है रिबाउंड कंप्रेशन वेव फोर्स. तो ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ ग्लोब में स्ट्राइक कर देता है ना, तो कंप्रेशन वेव रिबाउंड बैक करती है एंटीरियरली, और ये फोर्स पे डैमेज कर देता है रेटिना और कोरॉइड को, क्योंकि उसका फॉरवर्ड पुल हो जाता है, फॉरवर्डली वो खिंच जाती है, और लेंस आइरिस डायफ्राम में भी डैमेज हो जाता है फॉरवर्ड थ्रस्ट के कारण, पीछे से फॉरवर्ड थ्रस्ट आता है. तो ये डी वाला जो मैकेनिक्स है वो इस तरीके से होता है.
नाउ फिफ्थ है इनडायरेक्ट फोर्स। इनडायरेक्ट फोर्स जो आता है बोनी वॉल्स से और इलास्टिक कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट से, जब ग्लोब सडनली स्ट्राइक करता है इन स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट तो उससे फिर डैमेज हो सकता है। और लीजन्स ऑफ क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, ये लीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट कॉर्निया में हो सकता है, सेकेंड स्क्लेरा, थर्ड एंटीरियर चैम्बर में, फोर्थ आइरिस प्यूपिल एंड सिलियरी बॉडी में, फिफ्थ लेंस में हो सकता है, देन सिक्स्थ हो सकता है विट्रियस में, सेवन्थ कोरॉइड में, एट्थ रेटिना में, देन नाइन्थ इंट्राओक्युलर प्रेशर चेंजेस इन क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, वो भी कुछ होते हैं, देन टेंथ ट्रॉमेटिक चेंजेस इन रिफ्रैक्शन, वो भी चेंजेस आते हैं। तो ये 10 हेडिंग्स में देखेंगे हम इसको। फर्स्ट है कॉर्निया। तो कॉर्निया में क्या क्या हो सकता है? सिंपल कॉर्नियल अब्रेशंस, रिकरेंट कॉर्नियल अब्रेशंस, पार्शियल कॉर्नियल टीयर्स, टीयर्स इन डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, एक्यूट कॉर्नियल इरिमा एंड ब्लड स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया, ये 6 चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपल कॉर्नियल अब्रेशंस देखते हैं। सिंपल कॉर्नियल अब्रेशंस ना बहुत पेनफुल होते हैं और ये डायग्नोज होते हैं फ्लोरेसेंट स्टेनिंग से। ये यूजुअली हील अप हो जाते हैं 24 आवर्स के अंदर, पैचिंग अगर अप्लाई कर देते हैं हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को इंस्टॉल करके तो। देन रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन्स जो होते हैं, अब्रेशंस नहीं एक्चुअली इरोजन सही है, तो इसमें पेशेंट को रिकरेंट अटैक्स आते हैं एक्यूट पेन और लैक्राइमेशन के। जब वो आई को ओपन करता है ना मॉर्निंग में तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आंसू भी आने लगते हैं। ये ऑकर होता है एबनॉर्मली लूज अटैचमेंट के कारण एपिथेलियम का लूज अटैचमेंट होता है अंडरलाइंग बोमेंस मेम्ब्रेन के साथ। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि लूजली अटैच्ड एपिथेलियम को ना रिमूव कर दिया जाना चाहिए डिब्राइडमेंट से, और पैड एंड बैंडेज अप्लाई किया जाना चाहिए 48 आवर्स तक, ताकि फर्म हीलिंग हो जाए। नाउ थर्ड पार्शियल कॉर्नियल टीयर्स होते हैं। तो ये ब्लड ट्रॉमा को फॉलो कर सकते हैं और ये ट्रीट किया जाता है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से और पैचिंग से। नाउ डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन में टीयर्स आ सकते हैं, वो बर्थ ट्रॉमा में होते हैं मेनली। देन फिफ्थ है एक्यूट कॉर्नियल ईडिमा। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स का डिसफंक्शन हो जाता है ट्रॉमा के कारण, तो उसके कारण कॉर्नियल ईडिमा आ जाता है। नाउ सिक्स्थ है ब्लड स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया। ये ओकेजनली हो सकती है एसोसिएटेड हाइपीमिया के कारण और रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर के कारण। तो ये ब्लड स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया कुछ इस तरीके से दिखती है, पूरा रेड रेड दिखने लगता है। नेक्स्ट कॉर्निया के बाद है स्क्लेरा का। तो स्क्लेरा में ना पार्शियल थिकनेस स्क्लेरल वॉन्ड्स जैसे कि लैमेलर स्क्लेरल लेसरेशंस ऑकर हो सकते हैं, या तो वो एलोन ऑकर्स हो सकते हैं या फिर किसी के एसोसिएशन में हो सकता है अदर लीजन्स के साथ। ना थर्ड एंटीरियर चैम्बर है। तो एंटीरियर चैम्बर में 2 टाइप के लीजन्स हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक हाइफीमा हो सकता है और एक्सुडेट्स हो सकते हैं। तो ट्रॉमेटिक हाइफीमा में क्या होता है कि ब्लड आ जाता है एंटीरियर चैम्बर में। ये आइरिस की या सिलियरी बॉडी वेजल्स की इंजरी के कारण होता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं हम, और सेकेंडरी हीमरेज को होने से रोकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि अगर लार्ज नॉन रिजॉल्विंग हाइफीमा होता है जो कि रेज इंट्राओक्युलर प्रेशर को कॉज कर रहा है, तो उसको ड्रेन करने के लिए हम सर्जरी करते हैं, उसको ड्रेन करते हैं ताकि कॉर्निया की ब्लड स्टेनिंग ना हो। तो इसका हाइफीमा कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा रेड रेड। देन सेकेंड एंटीरियर चैम्बर में एक्सुडेट्स हो सकता है। तो एक्सुडेट्स कलेक्ट हो सकते हैं एंटीरियर चैम्बर में ट्रॉमेटिक यूवाइटिस को फॉलो करके। नाउ फोर्थ है आइरिस प्यूपिल एंड सिलियरी बॉडी। इसमें क्या क्या हो सकता है? 5 थिंग्स हो सकती है, ट्रॉमेटिक मायोसिस, ट्रॉमेटिक मिड्रियासिस, रप्चर ऑफ प्यूपिलरी मार्जिन, एंगल रिसेशन एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। तो ट्रॉमेटिक मायोसिस में क्या होता है? इनिशियली ये सिलियरी नर्व्स के इरिटेशन के कारण होता है। ये एसोसिएटेड हो सकता है एकोमोडेशन के स्पाज्म से। देन सेकेंड ट्रॉमेटिक मिड्रियासिस यानी कि आइरिडोप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि परमानेंट होता है और ये ट्रॉमेटिक साइक्लोप्लेजिया से एसोसिएटेड हो सकता है। देन रप्चर ऑफ प्यूपिलरी मार्जिन, ये कॉमन ऑकरेंस होता है, प्यूपिलरी मार्जिन का रप्चर होना। देन फोर्थ है एंगल रिसेशन। एंगल रिसेशन क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में टियर हो जाता है, सिलियरी बॉडी के जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स फाइबर्स है ना उनके बीच में, और
इसमें होता क्या है, कैरेक्टराइज्ड होता है ना ये एंटीरियर चैम्बर की डीपनिंग से, एंटीरियर चैम्बर की डीपनिंग हो जाती है इसमें, और सीलियरी बॉडी बैंड की वाइडनिंग हो जाती है। ये दिखता है गोनियोस्कोपी पे, और लेटर ऑन ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है ग्लॉकोमा से। देन फिफ्थ है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी आते हैं इसमें ट्रॉमेटिक आयोडोसाइक्लाइटिस हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक आइरिस एट्रोफी हो सकता है, और पिगमेंट्री चेंजेस आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में एट्रोपिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और स्टेरॉइड्स देते हैं। अगर पिपुलरी मार्जिन्स का रप्चर हो गया है, सबलक्सेशन ऑफ लेंस हो गया है, तो फिर एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नाउ लेंस में कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है? एक वॉसियस रिंग हो सकता है, देन सेकंड कॉन्कशन कैटरैक्ट, थर्ड ट्रॉमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस, फोर्थ सबलक्सेशन ऑफ लेंस, एंड फिफ्थ डिसलोकेशन ऑफ लेंस। तो वॉसियस रिंग क्या होता है? ये एक सर्कुलर रिंग होती है ब्राउन पिगमेंट की, जो कि एंटीरियर कैप्सूल में दिखती है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिलरी मार्जिन के स्ट्राइकिंग के कारण होती है अगेंस्ट द क्रिस्टलाइन लेंस। ये हमेशा प्यूपिल के साइज से कम होती है। देन सेकंड कॉन्कशन कैटरैक्ट। तो कॉन्कशन कैटरैक्ट में क्या होता है? मेनली ये एक्वस ह्यूमर के इम्बिबिशन के कारण होता है, पार्टली होता है इंजरी के मैकेनिकल इफेक्ट्स के कारण लेंस फाइबर्स में। तो ये रोजेट कैटरैक्ट शेप का भी दिख सकता है, ये इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा, रोजेट शेप कैटरैक्ट फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, अलग अलग शेप्स में ये दिखता है। ना ट्रॉमेटिक ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस ये ऑकर हो सकता है कभी कभी यंग चिल्ड्रन में, जिससे कि अफेकिया हो जाता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ लेंस हो जाता है। फोर्थ सबलक्सेशन ऑफ लेंस हो जाता है, तो ये सबलक्सेशन मीन्स डिसलोकेशन, ये ऑकर हो सकता है पार्शियल टीयर्स ऑफ जोन्यूल्स के कारण। फिफ्थ डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो जाता है, तो ये रप्चर ऑफ जोन्यूल्स जब कंप्लीट होता है ना, तो ये फिर पूरा ही डिसलोकेट हो जाता है। सबलक्सेशन मीन्स पार्शियल टाइप का डिसलोकेशन होता है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है पर स्टिल प्यूपिलरी एरिया में प्रेजेंट रहता है वो, जबकि डिसलोकेशन में पूरा ही डिसलोकेट हो जाता है वो, और वो कभी कभी इंट्राओक्यूलर या एक्स्ट्राओक्यूलर भी हो सकता है। मोस्टली ये इंट्राओक्यूलर होता है। नाउ सिक्स्थ, विट्रियस में क्या क्या हो सकती है इंजरीज? एक तो लिक्विफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स, सेकेंड विट्रियस हीमरेज, थर्ड विट्रियस हर्निएशन। तो लिक्विफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स मोस्ट कॉमन चेंज होता है, इसमें फाइन पिगमेंट्री ओपेसिटीज दिखती हैं। देन सेकेंड विट्रियस हीमरेज में क्या होता है? कॉमन ऑकरेंस का होता है विट्रियस हर्निएशन, इसमें भी एंटीरियर चैम्बर में ये होता है हर्निएशन, और सबलक्सेशन या डिसलोकेशन ऑफ लेंस से एसोसिएटेड हो सकता है। नाउ सेवेंथ कोरॉइड है। कोरॉइड में क्या क्या हो सकता है? रप्चर ऑफ कोरॉइड, कोरॉइडल हीमरेज एंड कोरॉइडल डिटैचमेंट। तो कोरॉइड का रप्चर जो है वो ऑप्टिक डिस्क के कंसेंट्रिक ज़्यादा होता है, उसके अराउंड ज़्यादा होता है, और ये उसके टेम्पोरल साइड में सिचुएटेड होता है। रप्चर सिंगल मल्टीपल कैसा भी हो सकता है। फंडेक्स एग्जामिनेशन में कोरॉइडल रप्चर एक वाइटिश क्रिसेंट की तरह दिखता है अंडरलाइंग स्क्लेरा के कारण, और फाइन पिगमेंटेशन दिखता है इसके मार्जिन्स पे। रेटिनल वेजल्स ना इसके ऊपर पास होती हैं, तो ये कुछ ना इस तरीके से दिखता है, ऐसा ये क्रिसेंट शेप वाइटिश एरिया दिख रहा है, और जो रेटिनल वेजल्स है उसके थ्रू पास हो रही हैं। तो ये कोरॉइडल रप्चर। देन सेकेंड कोरॉइडल हीमरेज होता है, ये रेटिना के अंदर होता है, मीन्स सब रेटिनल होता है, और विट्रियस में भी एंटर कर सकता है। ना कोरॉइडल डिटैचमेंट, कोरॉइडल डिटैचमेंट भी हो सकता है ब्लंट ट्रॉमा के बाद। रेटिना, रेटिना में क्या क्या हो सकता है? कमोटिया रेटिनी हो सकती है, रेटिनल हीमरेजेस और रेटिनल टीयर्स हो सकते हैं। तो कमोटिया रेटिनी क्या होता है? एक आई के ब्लू को फॉलो करते हुए ये होता है, और मैनिफेस्ट कैसे करता है? ये मिल्की वाइट क्लाउडीनेस दिखती है इसमें, इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल एरिया ऑफ पोस्टीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल के बहुत सारे एरिया को इन्वॉल्व करती है। एक चेरी रेड स्पॉट दिखता है साथ में फोवियल रीजन में, और कुछ दिन के बाद ये डिसअपियर हो सकता है चेरी रेड स्पॉट, और पिगमेंट्री चेंजेस भी आ सकते हैं बाद में। तो कैसे दिखता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें स्पॉट दिख रहा है बीच में चेरी रेड कलर का। तो ये कमोटिया रेटिना है फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, पूरा मिल्की दिख रहा था ना। देन सेकेंड रेटिनल चेंज है रेटिनल हीमरेजेस।
रेटिनल हीमरेजेस में क्या होता है, मल्टीपल हीमरेजेस हो जाते हैं, फ्लेम शेप्ड के और प्री रेटिनल डी शेप्ड के, ऐसे ऐसे हीमरेजेस हो जाते हैं। रेटिनल टीयर्स होता है थर्ड, तो ये कंट्यूजन को फॉलो करते हुए हो सकता है, पर्टिकुलरली पेरिफेरल रीजन में, स्पेशली आइज में जो कि मायोपिया से सफ़र कर रही है ऑलरेडी या सेनिल डिजेनरेशन से। देन नाइन्थ है इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेंजेस इन क्लोज्ड ग्लोब इंजरी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रॉमेटिक ग्लॉकोमा और ट्रॉमेटिक हाइपोटोनी। ग्लॉकोमा मीन्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर में इंक्रीज हो जाना, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, तो हम ग्लॉकोमा में डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी। देन सेकेंड ट्रॉमेटिक हाइपोटोनी हो सकता है, मीन्स जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो लेस देन और इक्वल टू 5 mm Hg हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये टेम्प्रेरी डैमेज को फॉलो कर सकता है, सिलियरी बॉडी को अगर टेम्प्रेरी डैमेज हो गया है तो, या फिर परमानेंट डैमेज में भी हो सकता है। नॉट ट्रॉमेटिक चेंजेस रिफ्रैक्शन में क्या आता है, 10th हेडिंग है, मायोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया हो सकता है। तो मायोपिया सिलियरी स्पाज्म या फिर जोन्यूल्स के रप्चर के कारण हो सकता है, और हाइपरमाइट्रोपिया और लॉस ऑफ एकोमोडेशन भी हो सकता है सिलियरी बॉडी के डैमेज के कारण। नाउ फिफ्थ है ओपन ग्लोब इंजरीज। इसमें ग्लोब रप्चर होती है ब्लंट ट्रॉमा के कारण। तो ओपन ग्लोब इंजरीज होती क्या है, फुल थिकनेस वॉन्ड होती है आई वॉल का। इसमें ग्लोब रप्चर क्या होता है, फुल थिकनेस वॉन्ड होता है आई वॉल का, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया ये दोनों आते हैं, आई वॉल मतलब, और ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है। तो इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लोब रप्चर क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, ये 4 हेडिंग्स में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्लोब रप्चर, डायरेक्ट रप्चर होता है या इनडायरेक्ट रप्चर होता है। तो डायरेक्ट रप्चर एट द साइट ऑफ इंजरी होगा, और इनडायरेक्ट रप्चर ज़्यादा कॉमन होता है, और ये कंप्रेशन फोर्स के कारण होता है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस में देखा था। तो इम्पैक्ट के कारण मोमेंटरी इंक्रीज हो जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर में, और इनसाइड आउट इंजरी होती है वीकेस्ट पार्ट ऑफ आई वॉल में, यानी कि जो कैनल ऑफ स्लैम होता है उसके विसिनिटी में, जो लिम्बस के कंसेंट्रिक होता है। और सुप्रोनेजल लिम्बस जो है मोस्ट कॉमन साइट होती है ग्लोब रप्चर की। इसमें कॉन्ट्रिक्यूट इफेक्ट आता है, यानी कि लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट एक्सपोज हो जाता है ट्रॉमा में। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यूवियल टिश्यू का प्रोलैप्स, आईओपी इंक्रीज हो जाएगा, एंड एकम्पनिंग साइंस इरेगुलरिटी ऑफ प्यूपिल, ये सब। तो ये तीनों साइंस होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के। देन ट्रीटमेंट क्या होता है, टीयर का रिपेयर करते हैं हम, आई वॉल में जो टीयर हो गया। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एट्रोपिन, ये सब देते हैं। थर्ड इन्यूक्लिएशन होता है। इन्यूक्लिएशन मीन्स व्हाट, रिमूवल ऑफ एंटायर ग्लोब, पूरे ग्लोब को हम रिमूव कर देते हैं, उसके इंट्राऑक्यूलर कंटेंट्स को भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन हम प्रिजर्वेशन करते हैं बाकी दूसरे पेरी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स का। तो इन्यूक्लिएशन की ज़रूरत हो सकती है बैडली डैमेज्ड आई में, जहाँ पे साल्वेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर लीजन्स बाय ब्लंट ट्रॉमा। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर लीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, 5 टाइप के हो सकते हैं ये। एक तो कंजक्टाइवल लीजन्स, आईलिड लीजन्स, लैक्राइमल एपरेटस लीजन्स, ऑर्बिटल नर्व इंजरी, ऑप्टिक नर्व इंजरीज एंड ऑर्बिटल इंजरी। तो कंजक्टाइवल लीजन्स में 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सब कंजक्टाइवल हीमरेज या फिर कीमोसिस एंड लेसरेटिंग वुंड्स। सब कंजक्टाइवल हीमरेज ना बहुत कॉमनली होता है, ब्राइट रेड स्पॉट की तरह दिखता है। नेक्स्ट कीमोसिस एंड लेसरेटिंग वुंड्स कंजक्टाइवा के, ये बहुत कॉमन है। नाउ आईलिड लीजन्स, आईलिड लीजन्स में 3 टाइप का होगा, इकाइमोसिस, लेसरेशन एंड एवर्शन एंड ट्रॉमेटिक टोसिस। तो एकिमोसिस मीन्स हो क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लीडिंग अंडरनीथ। तो स्किन का डिस्कलरेशन जाता है इसमें, क्योंकि अंडरनीथ ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि ब्लड वेजल्स का रप्चर हो गया है। तो इकामोसिस ऑफ आईलिड्स जो है वो बहुत कॉमन होता है। लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू के कारण ना ब्लड ईजिली कलेक्ट हो जाता है लिड्स में, और ब्लैक आई प्रोड्यूस करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिकली अपियर हो सकता है बाइलेटरल रिंग हेमेटोमा की तरह, जिसको पांडा आई भी बोलता है, उन पेशेंट्स में जिसमें बेसल स्कल फ्रैक्चर होता है। देन नेक्स्ट लैक्राइमेशन एंड एवर्शन हो सकता है लिड्स का, मतलब पुल आउट हो सकती है लिड्स। नेक्स्ट ट्रॉमेटिक टोसिस, मतलब वही ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो सकती है ट्रॉमा के कारण, लिवेटर मसल अगर डैमेज होती है तो।
नेक्स्ट लैक्राइमल एपेरेटस लीजन्स में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो डिसलोकेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड एंड दूसरा लेशनेसेंस ऑफ लैक्राइमल पैसेजेस। तो लैक्राइमल ग्लैंड का या तो डिसलोकेशन हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा वो, या फिर लैक्राइमल पैसेजेस जो है मतलब डक्ट्स वगैरह उसमें लेसरेशन आ जाएंगे, स्पेशली कैनालिक्यूले में आता है वो लेसरेशन। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व इंजरीज, ये कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर्स से। तो ट्रॉमेटिक पैपिलाइटिस के फॉर्म में हो सकता है, ऑप्टिक नर्व का लेसरेशन हो सकता है, ऑप्टिक नर्व शीथ का हीमोरेज हो सकता है, या फिर ऑप्टिक नर्व का एवल्जन हो सकता है बैक ऑफ द आई से, वो पुल आउट हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल इंजरी। ऑर्बिटल इंजरी ना ऑर्बिटल वॉल्स के फ्रैक्चर के कारण हो सकती है, कॉमनेस्ट जिसमें है ब्लो आउट फ्रैक्चर जो ऑर्बिटल फ्लोर का हो जाता है। तो ऑर्बिटल हीमरेज के कारण सडन प्रोप्टोसिस हो सकता है, ये सब हो सकता है। सो ये सारी बातें थी ब्लड ट्रॉमा के लीजन्स के बारे में एंड ब्लड ट्रॉमा के मैकेनिज्म ऑल अबाउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।